बाबर को देखते हैं। बाबर भारत पर जो आक्रमण किया, पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। और देखिएगा कि सबसे पहले उन्होंने जब तोप का प्रयोग किया था, तोप खाने का जो प्रयोग किया था, तोप खाने का प्रयोग जो युद्ध था वह 1519 में बाजौर व भेरा के युद्ध में, बाजौर व भेरा के युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया था। पहली बार तोप खाने का प्रयोग भेरा के युद्ध में। फिर देखिए उसके बाद लगातार वो 1500 आपको 22-24 तक लगातार युद्ध लड़ता है। और फिर क्या होता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध के रूप में 1526 में, कब 1526 में युद्ध लड़ता है। देखिएगा कि इस युद्ध में राणा सांगा ने क्या किया कि राणा सांगा इब्राहिम आपको बाबर को बोला कि बाबर एक साइड से तू आक्रमण कर और तुम्हारे साथ हमारी सेना होगी, हमारी सेना मिलकर आक्रमण करेगी, हम दिल्ली सल्तनत का अंत कर देंगे और दिल्ली सल्तनत के अंत करके हम लोग इस सल्तनत को आपस में बांट लेंगे और बांट कर राज करेंगे। बाबर राजी होता है। वस्तुतः ऐसा होता नहीं जैसे राणा सांगा ने कहा था। होता क्या है कि बाबर पानीपत, हरियाणा पानीपत के मैदान में तो पहुंच जाता है और मुंडी उठाकर देखता है कि राणा सांगा तू किधर से आ रहा है कि नहीं। भारी भरकम सेना थी राणा सांगा के पास, जबकि बाबर के पास कम सेना थी, लेकिन नीति तगड़ा था, नीति तगड़ा था। देखिएगा राणा सांगा की सेना पहुंचती नहीं है पानीपत के मैदान में, राणा सांगा आया ही नहीं। बाबर बेचारे फंस गए, फंसे कि नहीं फंसे, फंस गए। अब देखिएगा कि ये पानीपत का मैदान, पानीपत के मैदान ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये पहाड़ी। बाबर ने क्या किया कि अपने कुछ सैनिक को यहां शिफ्ट कर दिए, बैठा दिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गलवान में जब 2020 में गलवान में भारत और चीन के बीच झड़प हुआ था, तो हमारे सैनिक पोजीशन ले रखे थे पहाड़ों पे जाके। नीचे से पहाड़ों पे आक्रमण करना संभव नहीं होता है और पहाड़ों से नीचे मार देना, विकेट गिर जाएगा चाइनीज का, नहीं गिरेगा जी। ठीक उसी प्रकार से यहां बाबर ने क्या किया कि अपने सैनिकों को पोजीशन में ला दिए और यहां सैनिक पोजीशन में है। सैनिक क्या है, यहां सैनिक पोजीशन में है। फिर कुछ सेना को लेकर बाबर कुछ सेना लेकर, इन सभी के हाथ क्या है, हथियार है और वो भी आधुनिक हथियार है। याद रखिएगा ये बाबर है। कौन है, ये बाबर है। यहां इब्राहिम लोदी जब देखता है किसको, बाबर को, तो देखता है तो कहता नहीं तो छोटी सी सेना लेकर के और मेरे दिल्ली सल्तनत पे आ गया है। इब्राहिम लोदी बाबर पर टूट पड़ता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि बाबर ने एक नई युद्ध नीति छेड़ रखी थी, अपने दिमाग में पाल रखी थी। जब यहां से इब्राहिम लोदी की सेना इस मैदान में प्रवेश करती है, ऊपर जो सेना बैठी हुई है पहाड़ी में, इस सेना इधर से और इधर से क्या करती है, सेना चारों तरफ से घेर लेती है, अर्थात घेर कर आक्रमण कर दिए, घेर कर आक्रमण कर दिया। इसे घेर कर मारने की जो पद्धति है इसे कहा जाता है तुलुगुमा, तुलुगुमा युद्ध पद्धति या विधि। तुलुगुमा युद्ध
पद्धति या विधि। क्लियर? फिर देखिए, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का भी प्रयोग किया, लेकिन तोप जो सजाने की विधि थी, ये तोप सजाने की विधि याद रखेंगे। यस, तोप मान लेते हैं इधर करते हैं, फिर ऊपर ही बोला जाएगा किम जोंग उन बोला है कि नहीं। ये तोप हो गया, और जो तोप सजाने की विधि थी, ये तोप सजाने की विधि आपको उस्मानी विधि या रूमी विधि, तोप को एक दूसरे में बांधा गया, तोप को एक दूसरे से रस्सियों से बांध दिया गया, और इस विधि को कहा गया उस्मानी या रूमी विधि। तोप सजाने की विधि, तोप सजाने की विधि उस्मानी या रूमी विधि कहलाई है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। तोप सजाने की विधि कौन सी विधि? उस्मानी या रूमी विधि। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी रहा। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक है। ये इस तरह से कहे कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक रणभूमि में ही मार दिया गया। जब शत्रु चारों तरफ से घेर लेंगे तो आरती तो नहीं दिखाएंगे क्या? रणभूमि में ही मार दिया गया इब्राहिम लोदी। और याद रखिएगा कि बाबर भारत पर करता है मुगल वंश की स्थापना। क्लियर? इसके बाद बाबर जो है राणा सांगा के खेल में पड़ जाता है कि राणा सांगा, तूने तो मुझे बहुत बड़ी धोखा दिया, अगर मेरी सेना दक्ष नहीं होती। बाबर की एक चीज देखिएगा कि बाबर के जो तोप सजाए गए थे, इसके दो तोपची थे, और तोपचियों का नाम उस्ताद मुस्तफा और अली कुली खान था। बाबर के देखिएगा तोपची तोप चलाने वाले उस्ताद मुस्तफा एवं अली कुली खान, दूसरे व्यक्ति अली कुली खान। ये दो ऐसे तोपची थे जो काफी दक्ष थे, और दोनों तोपचियों के दम पे बाबर युद्ध जीतता था। फिर पड़ता है अब किसके चक्कर में? राणा सांगा के चक्कर में, खानवा। और खानवा का युद्ध इसलिए होता है कि राणा सांगा ने जो वचन दे रखा था कि बाबर मैं तेरे साथ रहूंगा, मेरी बड़ी सी सेना तुम्हारे सहयोग करेगी, और हम सभी मिलकर की सल्तनत को बांट लेंगे और आपस में बांट कर राज करेंगे। क्लियर? लेकिन वस्तुतः ऐसा हुआ नहीं, वो पहुंचा ही नहीं पानीपत के मैदान में। फिर क्या होता है? बाबर खानवा कहे तो भरतपुर की रूपवास तहसील में युद्ध होता है, और यह युद्ध जो होता है मई 1527 मार्च 1527। मई से काफी मोहब्बत हो गया है। मार्च 1527 में यह युद्ध होता है, और इस युद्ध में याद रखिएगा कि बाबर की सेना युद्ध लड़ने से इनकार कर गई थी। खानवा के युद्ध लड़ने से बाबर की सेना बोली कि बाबर तू तो मरेगा ही, और लोग भी मरवाएगा, क्योंकि बाबर बहुत बड़ा शराबी, बहुत बड़े पियक्कड़ आदमी था, ड्राम खींचता था। तो ड्राम पीता था, तो सेना बोली नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वीर क्षत्रिय शिरोमणि राजपूतों की तलवार का जो तेज था, जो धार था, वो धार काफी तेज था, और इस तलवार के डर से बाबर की सेना बोली नहीं तू तो मरेगा ही, बाबर हम लोग को ही मरवाएगा। बाबर पहली बार कह सकते हैं कि पहली बार इस युद्ध का नाम जिहाद रखा, अर्थात धर्म युद्ध रखा, और बाबर ने शराब पीना छोड़ दिए, शराब के बर्तन तोड़ दिए, और धर्म के नाम पर
यह युद्ध लड़ा गया। याद रखिएगा कि इसमें जो तोप चलाने की जो विधि थी, ये जो सिक्कड़ से बांधे गए, जो विधि में जो पानीपत के प्रथम युद्ध में रस्सियों से बांधे गए थे, जब खानवा का युद्ध हुआ तो खानवा का युद्ध में ये सिक्कड़ों से बांधे गए। और सिक्कड़ से इसलिए बांधे गए कि राजपूतों का तलवार रस्सियों को झटके में उड़ा सकता था, और इसी डर से बाबर ने तोप को जब सजवाया तो तोप को सिक्कड़ों से बनवा दिया। खानवा के युद्ध में के अंतिम चरण में जाकर राणा सांगा की हार होती है। राणा सांगा हारते हैं, और राणा सांगा की पत्नी का नाम था रानी कर्मावती। रानी कर्मावती से इसी क्रम में बाबर मिलता है, और बाबर मिलता है तो रानी कर्मावती को हिंदू पुत्री कहकर संबोधित करता है। क्लियर? खानवा के बाद चंदेरी होता है। चंदेरी का युद्ध 1528 होता है, और चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ, मेदिनी राय भी इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। उसके बाद आपको चंदेरी के बाद होता है बाबर द्वारा लड़े गए सबसे अंतिम युद्ध, या ये कहें घाघरा का युद्ध। जो बाबर अंतिम युद्ध लड़ा वो घाघरा का युद्ध था, और घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, और इस युद्ध में बाबर अजय रहता है, अर्थात बाबर विजयी होता है। और इस युद्ध में भी, घाघरा के युद्ध में देखिएगा कि इसमें एक तो सेना जो लड़ रही थी उसमें बंगाल के शासक, साथ ही साथ अफगान सेना, और जो तीसरी इसका गुट था वह था महमूद लोदी का। ये तीनों संयुक्त रूप से बाबर से लड़े, लेकिन बाबर से जीते नहीं, हार गए। और जल व थल में लड़ा गया यह प्रथम युद्ध था। नाव से लड़ा गया यह प्रथम युद्ध था। इसी युद्ध के क्रम के बाद बाबर की मृत्यु होती है, और हुमायूं शासक बनता है। देखिएगा कि बाबर जब खानवा का युद्ध लड़ रहा था, तो खानवा का युद्ध लड़ने से पहले बाबर ने क्या किया कि सैनिकों में जो तमगा कर लगाए गए थे, कौन सा कर तमगा कर, इस तमगा कर को बाबर ने समाप्त कर दिया। अर्थात खानवा के युद्ध में बाबर ने बहुत सारी चीजों का परित्याग किया, और यही कारण था कि बाबर की सेना राणा सांगा के खिलाफ युद्ध लड़ी। इस युद्ध का नाम था जिहाद। जिहाद के नाम पर लड़ा गया बाबर द्वारा पहला युद्ध कहे, या बाबर द्वारा लड़े गए जिहाद के नाम पर भारत में पहला युद्ध, तो वह राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध था। और इसी में जो तमगा कर, अर्थात ये एक प्रकार का व्यापारिक कर था जो सेना से वसूला जाता था, इस कर को भी बाबर ने माफ कर दिया। क्या? तमगा कर। क्लियर? और जिहाद, बाबर द्वारा लड़े गए भारत में प्रथम धर्म युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध। क्या होगा? क्योंकि बाबर ने 4 युद्ध लड़े भारत में, और 4 साल, देखिए कि 1526 से 30 का शासन होता है, और इसी के क्रम में लगातार 4 युद्ध लड़े बाबर ने, और चारों के चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा, इसलिए इसे अजय कहा गया। इसका पराजय हुआ ही नहीं, इसका पराजय हुआ ही नहीं। और पराजय नहीं होने के पीछे कारण भी था कि ये दक्ष थे, और खानवा के युद्ध में ही बाबर ने पहली बार किसका प्रयोग किया था? बंदूक का प्रयोग किया था। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिएगा कि 26 दिसंबर 1530 को, जैसे आप लोगों ने देखा कि भारत में बाबर का जो कार्यकाल है 1526 से 1530 है, तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होती है। और जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर को आगरा के आराम बाग में, कहा? आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया जाता है। और फिर क्या होता है कि बाबर की जो इच्छा थी, उसके इच्छा अनुसार 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल बाद हुमायूं ने क्या किया कि बाबर की इच्छा अनुसार उसे यहां से निकाला और ले जाकर के आपको काबुल में
काबुल स्थित नूरे अफगान, काबुल स्थित नूरे अफगान बाग ए बाबर, उसका नाम था नूरे अफगान या बाग ए बाबर में दफना दिया गया। क्लियर? फिर देखिएगा, बाबर को बाग लगाने में बड़ी शौक थी और यही कारण था कि बाबर ने भारत में 4 बाग शैली का, याद रखिएगा, बाबर ने भारत में कौन सी शैली का? 4 बाग शैली। कौन सी शैली? 4 बाग शैली का जन्मदाता कौन? बाबर। जब भी कभी आप लोगों को आगरा घूमने का मौका मिले, सौभाग्य प्राप्त हो जाए, जैसे आगरा के ताजमहल, क्या प्रेम का प्रतीक, 4 बाग शैली, और 4 बाग शैली के जन्मदाता भारत में कौन? बाबर। आगरा जब भी आप जाएंगे तो इसी तरह से है ना, आप देखिएगा कि रास्ता है, क्रश है और चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो 4 बाग शैली। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा कि बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा थी या तुजुक ए बाबरी, बाबर के द्वारा स्वयं तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में स्वयं लिखी गई थी। और मुगल इतिहास को जानने का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ कोई है तो बाबरनामा है। इस बाबरनामा का 4 बार फारसी में अनुवाद कराया गया। हुमायूं के शासनकाल के दौरान 2 बार, किसके? हुमायूं के शासनकाल के दौरान 2 बार। याद रखिएगा, इस बाबरनामा में 378 पेज हैं और 144 चित्र अंकित हैं। क्लियर? 144 आपको चित्र अंकित है। फिर देखेंगे कि बाबरनामा में 2 हिंदू साम्राज्य कौन कौन? एक आपका विजयनगर और दूसरा मेवाड़ का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ 5 मुस्लिम साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। 5 मुस्लिम साम्राज्य कौन? दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात और बहमनी। फिर एक बार, दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात और बहमनी, 5 मुस्लिम साम्राज्य का उल्लेख बाबरनामा में मिलता है। याद रखिएगा कि आगे चलकर इसका जो फारसी में अनुवाद किया गया, और आप ये भी जानते हैं कि मुगलों की जो दरबारी भाषा है वो फारसी है। क्या है? फारसी। और ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, मुगलों की दरबारी भाषा क्या? फारसी है। आपकी परीक्षा में आएगा और ये पूछता है। फिर देखिएगा कि हुमायूं के समय बाबरनामा का 2 बार फारसी भाषा में अनुवाद हुआ और ये अनुवाद करने वाले पाइंदा खान एवं जॉन खान, नाम उनका देखिए बड़ी खूबसूरत है, पाइंदा खान एवं जॉन खान था। जबकि अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाने के द्वारा इसका एक बार अनुवाद कराया गया। फिर शाहजहां के शासनकाल में मीर तबलिस तुर्बाती के द्वारा शाहजहां के शासनकाल में इसका फारसी में अनुवाद किया गया। अर्थात जो मूल बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में है और 4 बार फारसी में। कई इतिहासकारों ने इतिहासकार अंग्रेजी में अनुवाद किए। तो आज बाबरनामा के साथ लेते हैं विदा। कल होंगे नेक्स्ट क्लास में उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।